ओके बच्चों, सो कल वेडनेसडे डिस्कशन रखेंगे अपन, और कल के डिस्कशन में अपन पेपर डिस्कस करेंगे। आपका एसआरटी का जो पेपर हुआ था तो पूरा 100% अच्छे से सॉल्व करके लाओ। बिल्कुल आप मतलब बिल्कुल जी जान लगा के हर क्वेश्चन सॉल्व करो, हर तरीके से सोच लो क्वेश्चन को, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन पेपर डिस्कशन का जो रेस और असाइनमेंट जो मिले हुए आपको, उसमें जो भी आपका पेंडिंग जो भी बचा, जो भी मैंने कल तक असाइनमेंट और रेस दे दिए वो सब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज अपन बिगिनर बॉक्स 4 और बिगिनर बॉक्स 5 कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अपन कल, क्योंकि पेपर 2 पेपर थे आपके, तो मुझे लगता है कि उन्हीं में ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो कल इतना टाइम मिलेगा नहीं अपन को, क्योंकि बिगिनर बॉक्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज अपन बिगिनर बॉक्स डिस्कस करेंगे, और कल पेपर डिस्कशन और असाइनमेंट रेस बचा हुआ। इसके बाद और बता देता हूँ मैं आपको, अपना चैप्टर एंडिंग पर ही है, तो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो आप करना। एक्सरसाइज 1 में अबाउट 45 कुछ क्वेश्चन है, 45-50 समथिंग कुछ क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 2 में भी कुछ इसके आसपास कुछ थोड़े कम क्वेश्चन उसमें। तो आप ये दोनों स्टार्ट करो। 45 क्वेश्चन एक दिन में आसानी से कर सकते हो आप। तो एक दिन का आपका होमवर्क एक्सरसाइज 1, एक दिन का होमवर्क एक्सरसाइज 2, इस तरह से आप एक्सरसाइज का होमवर्क मान लीजिए। उसके अलावा आपको एचसीवी का चैप्टर 34 भी करना है, चैप्टर 35 पहले से दिया था। तो ये सारा आपका काम है जो आप मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे तक कंप्लीट कर सकते हो। आज क्या है, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो 4 दिन है आपके पास, तो काफी चीजें कर सकते हो आप इसमें से, ठीक है। अब थोड़ा बहुत अगर पेंडिंग बच गया, क्योंकि एक साथ इतना डिस्कशन तो हो नहीं पाएगा, तो सैटरडे को अपन एक प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे कि एक्सरसाइज करना है या मॉड्यूल करना है ना। क्योंकि एससीवी पहले से बोल रखी है, तो एससीवी को अपन प्रायोरिटी पे रख लेते हैं सैटरडे की। उसके बाद मंडे को अपन डिस्कस कर लेंगे बाकी का, ठीक है। हाँ, मैं आपको ग्रुप पे एक बार डाल दूंगा। कर तो पूरा सकते हो, देखो सैटरडे तक आप सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो। एससीवी भी पूरी कर सकते हो, और मॉड्यूल भी एक्सरसाइजेस पूरी कर सकते हो, ठीक। मतलब इतना तो अपने पास टाइम है कि आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, असाइनमेंट 2 भी डिस्कस कर लेते हैं आज। आज अपन थोड़ा पढ़ना चाहते हैं आगे, तो आज अपन असाइनमेंट को नहीं करते, आज अपन केवल बिगनर बॉक्स करते, कल असाइनमेंट करेंगे, क्योंकि हमको थ्योरी भी थोड़ा पढ़ना है आगे, है ना। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बिगनर बॉक्स पेंडिंग चल रहे हैं अपने, बिगनर बॉक्स स्टार्ट करते हैं। बीबी4 मैंने आपको बोला था कल भी अपन कर सकते थे, पर कल कुछ बच्चों ने नहीं करा था, तो आज कंप्लीट कर लेते हैं। बीबी4 में बताइए 12 क्वेश्चन से, बताइए डाउट्स, बताइए बीबी4 के। बुराउद्दीन को तो कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड बुराउद्दीन। क्वेश्चन 4 एक आया है मेरे पास, क्वेश्चन एक 4 आया है मेरे पास। Question 4. A 2 mega electron volt proton is moving perpendicular to uniform magnetic field of 2.5 Tesla. The force on proton is nearly. Force on proton पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी से उसकी स्पीड निकालो, और स्पीड के बाद क्यू वी वी कर दो। प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है, तो कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ये, तो 4th नंबर। इसमें क्या समस्या है? क्यू वी वी करना है आपको। प्रोटॉन का चार्ज क्यू पता होता है आपको, वी के लिए काइनेटिक एनर्जी दी है, तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ एमवी स्क्वायर लेके काइनेटिक एनर्जी से स्पीड फाइंड करो। और काइनेटिक एनर्जी देखा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, तो उसको जूल में जरूर कन्वर्ट करना, वो गलती मत कर लेना। क्या दी काइनेटिक एनर्जी? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एम फॉर मेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10⁻⁻19, ये जूल में एनर्जी आएगी। इसको आप इक्वेट करना हाफ एमवी स्क्वायर से, और मास ऑफ प्रोटॉन सही से लिखना 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ओके, चलो उसके बाद मेरे पास 12th और 11th आए हैं। 11th में क्या बोला है? A uniform magnetic field with slit system as shown in the figure is to be used as a momentum filter. अपन ने बात करी थी ना, ये वो मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसमें पार्टिकल को अपन एक पर्टिकुलर मोमेंटम का पार्टिकल या पर्टिकुलर मास का पार्टिकल को फिल्टर आउट कर सकते हैं, तो वैसा कुछ बनाना चाह रहे हैं ये लोग। A uniform magnetic field with slit system in the figure is to be used as a momentum filter for high energy charged particle. मैग्नेटिक फील्ड जब बी टेस्ला है, तो अल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो पास हो रहा है। इसका मतलब इस वाले अल्फा पार्टिकल की रेडियस सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर पास होने के लिए। तो रेडियस होती थी हमारे पास एम वी अपॉन क्यू वी, उसको काइनेटिक एनर्जी दी है, इसलिए √2m के अपॉन क्यू वी लिख देना। तो पहले वाले जो सिस्टम गया उससे हमको रेडियस मिल जाएगी।
उसमें अपन को क्या क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और कौन सा पार्टिकल है वो अल्फा, तो उसका मास पता है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन जैसा हो जाएगा ये। चार्ज अल्फा का क्या होता है 2e, है ना। अब क्या बोला है आगे, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच, आगे क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज टू, लैंग्वेज एक मिनट, द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज टू 2.3 बी टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड 2.3 टाइम बढ़ा दी है। एंड ड्यूट्रॉन आर पास्ड इनटू द फिल्टर, अब ड्यूट्रॉन पास कर दिए। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच ड्यूट्रॉन ट्रांसमिटेड बाय फिल्टर, तो ये फिल्टर किस एनर्जी के ड्यूट्रॉन को पास करेगा, तो यही रेडियस में घूमना चाहिए ड्यूट्रॉन, तभी वो निकल पाएगा। तो ड्यूट्रॉन की रेडियस भी सेम होने के लिए उसकी रेडियस भी ये आना चाहिए, तो उसका मास आधा, काइनेटिक एनर्जी तुम्हें निकालना है, न्यूट्रॉन का चार्ज अल्फा के चार्ज से आधा होगा और मैग्नेटिक फील्ड 2.3 बी करेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर दो, देखो मास रखने की जरूरत भी नहीं है, तो कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम में आ जाएगी, रेडियस सेम होगी तभी वो पास हो पाएगा, है ना। हाँ कुशाग्र, अब ठीक है। यस सर। हाँ इसमें दिक्कत क्या थी, डाउट क्या था इसके अंदर? सर इसमें मैंने रेडियस को डायग्राम से देखा था, उसमें सर रेडियस बड़ी ली मैंने, मतलब ये वाली कंडीशन लगाई कि रेडियस इसकी सेमी सर्कुलर आर्क से थोड़ी बड़ी होगी, और सर उसके बाद कैलकुलेशन करा तो मेरा आंसर तो सर 50 समथिंग आ गया था। रेडियस सेमी सर्कुलर पाथ से थोड़ी बड़ी होगी ये तो ठीक है चलो, लेकिन उसके बाद आगे क्या करा, दोनों की रेडियस बराबर करा था नहीं करा था, क्या करा था? सर बड़ी करी थी ना सर, रेडियस तो बड़ी इक्वेट करी थी। बड़ी क्यों अल्फा से? पार्टिकल की रेडियस बड़ी इक्वेट कर दी थी सर उससे, ड्यूट्रॉन से। बस यहाँ ग्रेटर का साइन लगाया होगा, हाँ सर। तो उससे भी कुछ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन तो वैसे ही आता ना, मास सही लिखे थे। सर और चार्ज उसका गलत लिखा होगा। चार्ज या मास ये सब चीजों को देखो, हाँ बाकी यहाँ ग्रेटर का साइन लगाते तो भी न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही आती ना एनर्जी की, ठीक है। चलो फिर उसका 12th नंबर बच्चों का डाउट आ रहा है। हाँ तो 12th नंबर मुझे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी नीडेड टू मेक द इलेक्ट्रॉन हिट द एस, आपको जी पॉइंट से एक इलेक्ट्रॉन को चलाना है और एस पॉइंट पे हिट करना है, जी पॉइंट से एक इलेक्ट्रॉन को चलाना है और एस पॉइंट पे हिट करना है, ठीक है। तो डायग्राम समझो क्या दिया है वहां पर, वो इलेक्ट्रॉन गन जैसा कुछ बना रखा है, यहाँ पर जी पॉइंट है, यहाँ पर एस पॉइंट है, और आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन जी से चले और एस पे हिट कर जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन जी से चलेगा तो हेलिकल पाथ पे चलेगा, उसका पाथ कुछ ऐसा होगा जो क्वेश्चन में डायग्राम बना के भी दिया है। अब बताओ कि क्या कंडीशन होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली एस पर हिट कर जाए, मैंने जो डायग्राम बनाया उससे आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला है और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हिट करे तो वो इसी लाइन पर आएगा तब इस पॉइंट पे हिट करना करेगा। यस तो हम बिल्कुल सही है ना, पहली चीज तो वो उस लाइन पर आएगा तभी तो इस पॉइंट पे हिट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन इस लाइन पर होगा तभी तो इस लाइन पे हिट, इस पॉइंट पे हिट करेगा। अब इस लाइन पर कब कब होता है, जब जब वो पिच के बराबर डिस्टेंस कवर करता है, जब जब पिच के बराबर डिस्टेंस कवर करता है, तो ये डिस्टेंस देखो, ये एक पिच, ये दो पिच, ये तीन पिच, मतलब कुछ मल्टीपल ऑफ पिच होना चाहिए, जीएस डिस्टेंस शुड बी एन टाइम पिच, तभी ऐसा हो सकता है, रेंज इज सब इंटीजर, तभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एस पॉइंट पर हिट करे। बस ये समझ लिया तो क्वेश्चन हो गया। नहीं जीएस एक्सिस थोड़ी है, जीएस एक्सिस थोड़ी है भाई, इलेक्ट्रॉन को जहां से छोड़ते हैं वहां से थोड़ी एक्सिस बनता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन का जो सेंटर होता है वहां तो इलेक्ट्रॉन कभी आता ही नहीं ना, तो एक्सिस जो होगा हेलिक्स का वो इलेक्ट्रॉन के पाथ पे थोड़ी होता कभी, है ना। चलो तो जीएस शुड बी एन टाइम पिच, बस ये कंडीशन लगा दो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब पिच वगैरह तो निकाल लोगे आई थिंक इसके अंदर, तो बच्चे बोल रहे क्लियर है, वेरी गुड। तो अब ये पूरा क्लियर है क्या, इसमें कुछ मैं कैलकुलेशन और बताऊं, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, ये आपको आ गया क्या इतने से बताने से, आ गया, वेरी गुड, अच्छे से देख लो, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट बिगिनर ऑफ भी होमवर्क था आपका, तो BB5 आई होप सब बच्चों ने करा है, डिस्कस कर ले वो, यस वेरी गुड। चलो BB5 टोटल 12 क्वेश्चन से BB5 में, BB5 तो बताओ
इसमें आपकी समस्या क्या क्या, डाउट क्या क्या? यार बोला था ना मैंने करके लाना है आज, है ना यशवर्धन? कल बताया था आपको मैंने कि कंप्लीट करना है आपको। चलो मेरे पास एक क्वेश्चन आया, 8th डाउट। 8 क्वेश्चन पढ़ लो, बाकी जिन्होंने नहीं करा वो भी पढ़ लीजिए एक बार। A metal wire of mass m slides without friction on two horizontal rails spaced d distance apart as shown in the figure। दो horizontal rails है, वो horizontal है, उनके बीच में d distance है, उस पर एक metal wire slide कर रहा है और without friction slide कर रहा है। फिर आगे क्या बोला है? The rails are suited in uniform magnetic field B directly vertically upward, ऊपर की तरफ magnetic field है, with a battery sending constant current through them। अच्छा, वो एक बैटरी जो सर्किट में constant current दे रही है। We need to find the velocity of wire as a function of time, assuming it to be at rest initially। पहले वायर रेस्ट पर है। सर हाँ सर इसमें बस मुझे ये डाउट है कि इन्होंने जो कंसीडर करा है वो जो सिर्फ जो प्रेजेंट इनिशियली प्रेजेंट थी मैग्नेटिक फील्ड उसको ही हाँ कंसीडर करा। पर सर हाँ। जब ये जो रेल्स हैं ये नहीं करेगी कंडक्ट मैग्नेटिक फील्ड? तो ये करेक्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, पर इसके वजह से फोर्स कितना लगेगा उस पर? इसकी इन दोनों की वजह से भी ऊपर ही लगेगा उस वायर पे। वो अपन को लेंथ वेंथ कुछ दी नहीं है उसके उसके बारे में, तो अपन कैसे क्या करेंगे? सर यही कंफ्यूजन था इसमें, और 11th वाला भी सेम ही है, तो इन दोनों में हाँ बस यही कंफ्यूजन था कि इनका हाँ। कंसीडर करना है और नहीं वो अपन करना। सिस्टम का इंटरनल फोर्स जैसा हो जाएगा ना, वो एक तरह से सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो जाएगा ना, और आप कंसीडर करोगे उसको तो कितना फोर्स है आपको पता होना चाहिए। आपको एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स का रिलेशन पता होना चाहिए, कौन ज्यादा कौन कम है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी चीज सोची, पर यहाँ पर है ना, मतलब हमें पता नहीं कि इंटरनल फोर्स कितना होगा, तो उसको निग्लेक्ट कर दिया है। वो बोलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हम इंटरनल फोर्स नॉर्मली निग्लेक्ट ही करते हैं इसलिए। ओके सर। हाँ, तो आपका डाउट सही था, वेरी गुड। चलो, तो इस पे तो आप अब तो कर लोगे क्या? बाकी आगे क्या, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, फोर्स है BIL, मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट इनटू लेंथ इज d, इनके बीच में d, इसको बस मास से डिवाइड करो, ये एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये आ गई वेलोसिटी एट अ टाइम t। देखिए आंसर, ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन। चलो, और कोई क्वेश्चन में डाउट इसमें? एक 8 आया था आपका मेरे पास, और किसी में कोई डाउट? 10th नंबर आ रहा है, वायर कैरिंग करंट इन शेप दे रखा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है z एक्सिस में, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू लैम्डा। तो इसमें समस्या क्या है 10th में? गोपाल क्या समस्या है बताओ? आपका आंसर ए आया, कैसे करा आपने जो आंसर ए आया, क्या करा आपने? लेट अस डिस्कस की क्या करा था। एक मिनट कॉपी से देख के बता रहा हूँ, ठीक है बताइए। हमेशा डाउट्स के साथ हमें कॉपी बिल्कुल सामने देखकर बात करनी चाहिए। तो वायर चल रहा है फ्रॉम x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू लैम्डा पर, जो पोर्शन होगा इस 0 से लैम्डा के बीच के पोर्शन पे आपको फोर्स चाहिए। इक्वेशन में x को 0 डालो। हाँ, अब हमको बस इनिशियल फाइनल पॉइंट देखना है। इक्वेशन में x को 0 डालो तो y भी 0 आ रहा है, x को लैम्डा डालो तो y 0 आ रहा है। तो वायर इज फ्रॉम 0,0 टू लैम्डा,0। तो वायर का वेक्टर बना लेना, वो जगह लैम्डा आई कैप है ना, बस लैम्डा आई कैप वेक्टर है वायर का, उसको फोर्स निकाल लो। तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है उन्होंने कितनी, z डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड b है, तो b के क्या हो जाएगा, फिर कर लीजिएगा। हाँ बस ऐसे ही करना है बस, और क्या। अच्छा क्लियर है गोपाल, ओके वेरी गुड। वायर के शेप से तो कोई मतलब होता नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ढूंढो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट के बीच का वेक्टर बना लो, बी एल क्रॉस बी, सॉरी आई एल क्रॉस बी कर दो, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसके अलावा और कोई डाउट बोलिए। कोई भी डाउट नहीं है इसके अलावा? गुड। तो बिगिनर बॉक्स 5 अपना ऑफिशियली हो गया है। अब आप इसके अंदर और भी डाउट बचते हैं तो आप भेज दीजिएगा मुझको अलग से, है ना। तो अपन क्लास में मान के चल रहे कि अपना हो गया है ना। जिन बच्चों ने करा नहीं था तो वो करिए और अलग से डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करने से पहले एक क्वेश्चन दिया था आपको मैंने, वो डिस्कस कर लेते हैं। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के पास में एक मैंने एक सेगमेंट रख दिया था वायर का, उसको फोर्स पूछा था, है ना? यस, देखो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था इस तरह का, उसके सामने मैंने ये यहाँ पर ऐसा वायर रख दिया था, इस वायर पे लगने वाला फोर्स पूछा था मैंने। तो इसको टॉप व्यू से देखने में थोड़ा आसान रहेगा। तो टॉप व्यू देखो तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऐसा दिखेगा टॉप व्यू से, और जो दूसरा वायर जिससे फोर्स है वो ऐसा है, इसमें करंट है आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसी जनरल पॉइंट पे देखेंगे तो ऐसे आएगी एंगल पे, इसमें करंट इस तरह से है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में, यहाँ वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हाथ इस तरह से रखना पड़ेगा और पाम के परपेंडिकुलर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस वायर की वजह से इस लोकेशन में मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बिल्कुल सिमेट्रिक एक पोजीशन अपन इधर ले लेते तो वहां मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो जाती, ठीक है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन मैंने शो करी। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से फोर्स किधर आएगा, करंट ऐसा ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स अंदर की तरफ फोर्स आएगा और यहाँ पर बाहर की तरफ आएगा। तो ऊपर नीचे देखो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट आने वाले, यहाँ छोटा सा पोर्शन लो तो dl क्रॉस v इनटू द बोर्ड, यहाँ छोटा सा पोर्शन लो तो dl क्रॉस v अप द बोर्ड, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, समझ में आ रहा है? नहीं, ये टिल्टेड नहीं रखा था, ये 3D जैसा डायग्राम दिखाया था यहाँ पर, ये 3D जैसा डायग्राम है, ये टिल्टेड नहीं था, इसको टॉप व्यू दिखाया था ना मैंने इस क्वेश्चन का, है ना, दिस वाज नॉट टिल्टेड। चलो तो ये आपको क्लियर। यहाँ पर देखो इस सेक्शन पे जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है बाहर की तरफ, यहाँ फोर्स आ रहा है डॉट और यहाँ फोर्स आ रहा है इनटू द बोर्ड, है ना, यहाँ करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इधर, अच्छा यहाँ बाहर आ रहा है सॉरी, और यहाँ अंदर आ रहा है, हाँ ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दोनों तरफ सिमेट्रिक एंगल पे गए अपन तो एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, छोटे छोटे पोर्शन को फोर्स एक जैसा लगेगा और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट। तो क्या समझ में आ रहा है, नेट फोर्स तो जीरो हो रहा है, आ रहा है क्या समझ में? यस, है ना। तो फाइनल आंसर इज कि यहाँ पर फोर्स जीरो है पर टॉर्क आएगा, यहाँ पर फोर्स तो जीरो आएगा पर टॉर्क आ जाएगा, तो आप टॉर्क निकाल सकते हो। फोर्स जीरो आ गया इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एफ नेट जीरो। क्यों जीरो हुआ, यहाँ पर ऊपर की तरफ फोर्स है, यहाँ नीचे की तरफ फोर्स है और ऐसा कुछ प्रोफाइल होगी फोर्स की, एकदम बीच में जाके जीरो होगा, तो फोर्स की प्रोफाइल ऐसी होगी इस तरह से, इधर वाले सेक्शन पे ऊपर फोर्स, इधर वाले सेक्शन में नीचे फोर्स, नेट फोर्स जीरो। हाँ चलो अब अपन टॉर्क निकाल लेते हैं, ये फोर्स सबको क्लियर है, अब जो भी अपन टॉर्क की वैल्यू है वो निकालेंगे, ठीक है। चलो अब टॉर्क निकालते हैं। अब टॉर्क कैसे निकाले, तो टॉर्क के लिए काम करते हैं, ये एंगल मान लेते हैं थीटा एंगल पे गए थे अपन, थीटा एंगल पे गए थे, ये डिस्टेंस तो हमको दी हुई थी क्वेश्चन में, इसको क्या दिया था शायद आर वार कुछ दिया था मैंने, इसको अपन आर मान लेते, तो यहाँ से मान लेते अपन वाई हाइट पे गए हैं और डीवाई का सेक्शन लिया, तो देखो वाई इक्वल टू आर टेन थीटा हो रहा है ना, तो डीवाई हो जाएगा मेरे पास आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये डीवाई की वैल्यू आ गई। अब इस डीवाई पे जो छोटा सा फोर्स है डीएफ वो लिखते हैं अपन, वो क्या फोर्स होता है, आई ए क्रॉस बी होता है ना, इसमें करंट आई है, इसमें करंट स्मॉल आई है, यहाँ स्मॉल आई करंट था, इसकी छोटी सी लेंथ डीवाई क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखो पहले, तो कितनी होगी यहाँ पर, हो जाएगी म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन 2 पाई दिस डिस्टेंस, तो हो जाएगी आर सेक थीटा, ये हो गया आर सेक थीटा, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा इनके बीच का एंगल भी चाहिए आपको, ये डीएल वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल, डीएल और बी के बीच का एंगल, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, थीटा तो थीटा आएगा, तो यहाँ पे इनटू में अपन को साइन थीटा भी लगाना पड़ेगा, ये आएगा छोटा सा फोर्स,
छोटा सा फोर्स समझ में आ रहा है? आई डीएल क्रॉस बी, तो डीएल बी उनके बीच के एंगल का साइन। ये अच्छे से देखो, ये समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो डीएफ फोर्स लिखा मैंने किसी जनरल पोजीशन पे। अच्छा ये फोर्स मैंने किसके टर्म में लिख दिया? देखो अब dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं थीटा के टर्म में, तो सारी चीज थीटा के टर्म में आ जाएगी, है ना? अच्छा उसके बाद ऐसे ही नीचे अपन पोर्शन लेते, नीचे अगर पोर्शन लेते तो फोर्स अंदर, तो ये दोनों मिलकर कपल बना रहे। कपल का टॉर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस विल बी 2 पाई, तो छोटा सा टॉर्क ड्यू टू कपल वो जाएगा फोर्स इनटू बीच की डिस्टेंस, वो रही 2y। ये मैग्नीट्यूड आएगा कपल का, और मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में आएगा? यहाँ फोर्स बाहर था, यहाँ अंदर था, तो ऐसा, यहाँ का फोर्स बाहर, यहाँ का अंदर, तो ऐसा ऐसा टॉर्क लग रहा है इस डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है, ये बाहर ये अंदर, ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है ऐसा, तो इधर की तरफ टॉर्क आ रहा है। क्लियर हो रहा है ना? चलो बस, तो अभी छोटा सा टॉर्क की डायरेक्शन देख ली, अब बस इसको इंटीग्रेट कर लो। तो डी टाउ को पहले अच्छे से लिख देते हैं, डीएफ की वैल्यू लिखी आई म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन 2 पाई, नीचे एक आर, नीचे एक सेक थीटा, ऊपर साइन थीटा, बचा डीवाई, डीवाई को लिखा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, जाएगा डीएफ इनटू 2y, और y कितना था? r tan थीटा, तो इनटू 2r tan थीटा, ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको अरेंज कर लीजिए, एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो गया, साइन बाय सेक tan हो जाएगा, ये साइन इंटू सेक, और एक को tan है वहां पर, है ना, तो tan स्क्वायर थीटा बन रहा है, और उसको अरेंज कर दे अच्छे से, म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन 2 पाई, ऊपर एक 2r था, तो ये 2 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में एक r बच रहा है, और हमारे पास यहाँ बच रहा है tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ रहा है छोटा सा टॉर्क। देखो सही है क्या? सही, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम? फोर्स का एक साइन थीटा आएगा यहाँ पर, ऑलमोस्ट सही लग रहा है मुझको, y इक्वल टू r tan थीटा, तो 2r tan थीटा, और साइन थीटा एक ऑलरेडी था, एक सेक थीटा, हाँ ठीक है, सही लग रहा है। सबको क्लियर? ये सेक स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अब। हाँ, अब tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आई थिंक आता है आपको, है ना? सेक स्क्वायर थीटा का, हाँ इसको tan को सेक में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और उसको फिर इंटीग्रेट कर दो, तो अब आगे आप कर सकते हो मुझे ऐसा लगता है। और जो भी ये एक कॉर्नर, पूरे बाहर के कॉर्नर के एंगल है उसको मान लेना अपन, अल्फा अल्फा एंगल से मान लेना, तो लिमिट लगा देना फिर इसमें। अच्छा लिमिट 0 टू अल्फा आएगी, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा नहीं आएगी, 0 टू अल्फा आएगी, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ के फोर्स को ले चुका हूं मैं, है ना? तो लिमिट में मुझे एक ही तरफ जाना है, 0 टू अल्फा टाइप लिमिट लगा देना, ठीक। टोटल टॉर्क के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ लिमिट 0 टू कुछ अल्फा अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा बन रहा था, तो 0 टू अल्फा एंगल की लिमिट लगा देना। चलो अब आप पे छोड़ा, इंटीग्रेशन आपने पढ़ लिया है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन अपन ने देखना चाह रहे थे, तो ये अपन ने देखा कि यहाँ फोर्स तो 0 है, और टॉर्क निकाल के चेक कर लिया अपन ने। चलो आई होप कि आप सबको क्लियर है क्वेश्चन ये। वेरी गुड, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट आज की जो चीज पढ़ना है वो भी टॉर्क ही है, तो फटाफट नोट करो, फिर अपन लिखते हैं। ओके, तो अब ये आई होप कि सबने नोट तो कर ही लिया होगा, तो हटा दो क्या मैं सब, नेक्स्ट स्टार्ट करें। ओके वेरी गुड, ठीक है। देखो अब हम आगे आज जो चीज स्टार्ट करने वाले हैं वो भी टॉर्क ही है, तो लिखो टॉर्क ऑन प्लेनर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन प्लेनर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन प्लेनर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
सपोज मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बी, मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है और इस रीजन पे मैंने एक लूप रख दिया है। फिलहाल मैंने उसका शेप आपको रेक्टेंगल दिखा दिया, ठीक है, और इसमें करंट है आई, लाइक दिस, आई करंट है। द डायमेंशंस ऑफ द लूप, डायमेंशंस ऑफ द लूप, इसको मैं कुछ बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये लेंथ ए थी और ये लेंथ स्मॉल बी है। मैंने मान लिया कि एक रेक्टेंगुलर लूप है which is placed in uniform magnetic field and the loop has dimension b and a, it is carrying current small I। ये अरेंजमेंट है हमारे पास। एक हमने प्लेनर लूप बनाया है, वो एक प्लेन में है, और फिलहाल मैंने मान लिया कि इसका प्लेन ही मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन है, जरूरी नहीं कि सेम हो, अलग भी हो सकता है। अब जरा हम देखें इसके फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे। तो हम ये तो जानते ही कि इसमें नेट फोर्स जीरो है, यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स जीरो होता है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। नेट फोर्स ऑन लूप इज जीरो, नेट फोर्स ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, तो हमें पता ही था। अब फोर्स तो जीरो है, लेकिन फोर्स किस सेक्शन पे क्या होगा एक बार वो सोचते हैं अपन, किस सेक्शन पे क्या होगा वो सोचते हैं। तो ये वाले सेक्शन पे फोर्स देखे अगर, इसकी डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही ली मैंने, तो डीएल क्रॉस बी जीरो होगा, इस सेक्शन पे फोर्स जीरो। मैं अगर सेक्शंस के नाम दे दूं, सपोज पी क्यू आर एस ये नाम दे दिए, तो आप देखिए फोर्स ऑन सेक्शन पी क्यू इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेक्शन आर एस, दे बोथ आर जीरो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ये बात समझ में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है। अब बाकी सेक्शन को देखो, क्यू आर सेक्शन देखे अगर, तो करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोल करो, हम अंदर आ रहा है, तो यहाँ फोर्स अंदर की तरफ आएगा, इससे फोर्स अंदर की तरफ है, ठीक है। दैट फोर्स इज इनटू द बोर्ड। अच्छा कितना होगा, ये लेंथ बी है, तो आई करंट मैग्नेटिक फील्ड लेंथ इज बी, तो आई एल बी और मैग्नेटिक फील्ड इज बी, तो तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। देखो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स आ गया। सिमिलरली फोर्स ऑन आर एस, फोर्स ऑन पी एस, वो भी इतना ही होगा, बट वो डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगा। देखो यहाँ पे, चलो ये क्लियर है क्या? यहाँ पे करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो करंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। तो हमने सब जगह फोर्स देख लिए कितने कितने। अब देखो आप, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तभी नेट फोर्स जीरो हुआ, लेकिन ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक कपल बना रहे, दे आर क्रिएटिंग एन कपल। कितना टॉर्क होगा उसका वो निकाल लेते हैं अपन। तो फिर टॉर्क जरूर लग रहा है, मैग्नीट्यूड देखिए टॉर्क का, तो फोर्स इंटू बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस ए है और एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ये रहा, तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए आई बी बी इंटू ए, ये होना चाहिए मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन, यहाँ फोर्स बाहर या अंदर, तो ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ऐसा घूमने की कोशिश कर रहा है, ऐसा घूमने की कोशिश कर रहा है, तो ये है टॉर्क की डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज लाइक दिस, ठीक है। टॉर्क की डायरेक्शन इस तरह से, हमने टॉर्क की डायरेक्शन देख ली और टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाला। जरा मैग्नीट्यूड को अच्छे से देखो, तो यार है आई ए बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज दिस ए बी? ये ए बी लूप का एरिया है, ए इंटू बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होती है, एरिया को भी वेक्टर बना सकते हैं, टॉर्क वेक्टर होता है, तो तीन वेक्टर खींच का रिलेशन आ रहा है। देखो हमारे पास ये टॉर्क एक वेक्टर है, एरिया एक वेक्टर बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होती है, तीन वेक्टर किसका रिलेशन है। तो वी कैन डिफाइन टॉर्क विद एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर लेके अपन टॉर्क डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा एरिया वेक्टर किधर ले ले, तो ये लूप में देखो करंट की डायरेक्शन है, तो एम्पेयर सर्किट लॉ के हिसाब से ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी एम्पेयर सर्किट लॉ लगाने की। तो इसी को अपन अगर एरिया की डायरेक्शन माने, चलो इधर एरिया वेक्टर है, तो ये एरिया वेक्टर क्रॉस ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये एरिया वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसे टॉर्क की डायरेक्शन आ रही है ना, एरिया वेक्टर प्लेन के बाहर ले लिया, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड करो, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन है वही मैच हो रही है। तो हम लिख सकते हैं दिस टॉर्क वेक्टर इज आई ए क्रॉस बी, है ना।
और म्यूचुअल परपेंडिकुलर तो थे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। हेंस हम इस टर्म के साथ मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करके टॉर्क निकाल सकते थे। इस टर्म को कुछ स्पेशल नाम दे देते हैं, करंट इनटू एरिया वेक्टर, इसको कुछ अलग से नाम दे देते हैं। लेट आई इनटू एरिया वेक्टर, इसको मैंने बोल दिया एम, इसको एम वेक्टर बोल दिया, और एम वेक्टर को बोल दिया हमने, नाम दे दिया मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो टॉर्क हो गया हमारे पास एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, टॉर्क हो गया हमारे पास एम क्रॉस बी, where m vector is defined as current in the loop into area vector of loop, current in the loop into area vector of loop। एक सिंगल टर्न का अगर लूप है तो उसके लिए मान लीजिए लूप में n टर्न होते हैं, लूप विथ n टर्न, लूप में बहुत सारे वायर्स अपन ने बार बार वाइंड कर दिए, तब अपन क्या कर देते, n मल्टीप्लाई कर देते बस। हर एक लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, तो एनी टाइम कर देते हैं। तो ये हमारा जनरल रिलेशन आ गया मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज NIA, मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज NIA। हाँ, अब ऐसा क्यों करा? देखो आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डायपोल में याद करो अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क डिफाइन करा था P क्रॉस E, P क्रॉस E, तो उसकी जैसा टर्म बन गया। देखो ये P के बदले M है, M क्रॉस B। इलेक्ट्रिक डायपोल से पूरा रिलेट हो सकता है सारी चीजें। दिस इज M, दिस इज P क्रॉस E। इलेक्ट्रिक डायपोल में जो हम P वेक्टर लेते हैं उसके इक्विवेलेंट चीज है यहाँ पर M वेक्टर। आपको मैंने बताया था मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक लूप एक जैसे होते हैं, करंट लूप एक जैसे होते हैं। एक करंट लूप और एक बार मैग्नेटिक का मैग्नेटिक डायपोल, ये दोनों एक जैसी चीज है, दोनों सिमिलर चीज है। एक करंट लूप भी मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है, बार मैग्नेटिक भी मैग्नेटिक मोमेंट बनाती है, और दोनों का ही मैग्नेटिक मोमेंट अपन M से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके मैग्नेटिक मोमेंट जैसे ही चीज इलेक्ट्रिक डायपोल में P वेक्टर होती थी, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में P क्रॉस ही टॉर्क आता था, यहाँ पर M क्रॉस भी टॉर्क आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपन ने E वेक्टर से रिप्रेजेंट करिए तो P क्रॉस ही टॉर्क होता है, यहाँ पर उसे हम B वेक्टर से रिप्रेजेंट करें इसलिए M क्रॉस B। बोलो ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब ये एनालॉजी जब मैं बता ही रहा हूं तो उसको पूरा ही कर देता हूं मैं, इसको 100 पूरे ही सॉल्व कर देता हूं, एनालॉजी को पूरी चीज बता देता हूं। ठीक है, एक करंट लूप इज इक्विवेलेंट, करंट लूप इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डायपोल, करंट लूप इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डायपोल। करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट वो डिफाइन होता है इस तरह से, नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट इनटू एरिया, नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट इनटू एरिया। बट अब मैग्नेटिक डायपोल उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो डिफाइन होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ वेक्टर, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ वेक्टर। ये पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, मैंने शुरू में मैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ था जब बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसा चार्ज होता है वैसे ही मैग्नेटिज्म में हम यहाँ पोल की स्ट्रेंथ M से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी डायपोल के दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, प्लस माइनस दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उसका हम डायपोल मोमेंट डिफाइन करते थे। यहाँ P वेक्टर होता है QL वेक्टर। तो मैग्नेटिक डायपोल के लिए सेम चीज, Q की जैसी चीज वहां पर स्मॉल m है और लेंथ वेक्टर वही मीनिंग है यहाँ पर। नॉर्थ से साउथ, सॉरी साउथ से नॉर्थ का वेक्टर, साउथ पोल इज लाइक अ नेगेटिव चार्ज, तो साउथ से नॉर्थ एल वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एक इक्विवेलेंसी है दोनों में। चलो P वेक्टर और M वेक्टर का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ अंशुल बताता हूं मैं। ओके वेरी गुड। अब जैसा अपन ने टॉर्क की इक्वेशन लिखी थी इलेक्ट्रिक डायपोल में, वैसे यहाँ इक्वेशन आ रही है। टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल में होता है P क्रॉस E, और मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक लूप के लिए जो टॉर्क होता है वो होता है M क्रॉस B। ठीक है, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर।
यहाँ अभी एक्सप्रेशन डिराइव नहीं करा मैंने आपको, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एक करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखो या एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होती है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? माइनस एम डॉट। क्या है, समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ रही है क्या? फिर हमने ये भी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो इट एक्सपीरियंस फोर्स। इलेक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितना होता है? डायपोल का एक्स कंपोनेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स में रेट ऑफ चेंज। फिर डायपोल का y कंपोनेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का y में रेट ऑफ चेंज। फिर डायपोल का z कंपोनेंट फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का z में रेट ऑफ चेंज। मतलब जो भी डायपोल की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज इनटू डायपोल मोमेंट। ये अपन ने फोर्स डिफाइन करा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद करो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल पे फोर्स बिल्कुल कॉपी पेस्ट मैग्नेटिक डायपोल पे फोर्स हो जाएगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा। यहाँ देखो मैग्नेटिक डायपोल में फोर्स वो होगा डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक वाले का एक्स कंपोनेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड का एक्स में रेट ऑफ चेंज m बाय इनटू मैग्नेटिक फील्ड का y में रेट ऑफ चेंज प्लस m इनटू z mz इनटू मैग्नेटिक फील्ड का z में रेट ऑफ चेंज। क्या एक चीज समझ में आई? Sure. So a current loop, a bar magnet, both have a magnetic moment. The magnetic moment for the bar magnet is defined as the pole strength m times L vector. Pole strength times L vector. किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? पोल स्ट्रेंथ टाइम L वेक्टर। Whereas for a current loop, the magnetic moment is defined as NIA. For a current loop, magnetic moment is defined as NIA. ये करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? NIA. Now डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर लेंगे? वही अपना एम्पियर सेकेंड लॉ वाली डायरेक्शन ले लो। करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर रोटेट करो, तब आपको एम वेक्टर डायरेक्शन देगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है एम वेक्टर की डायरेक्शन निकालना, वही राइट हैंड थंब रूल। फिंगर्स को रोल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपको थंब दे देगा डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर। फिंगर्स रोल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपको थंब दे देगा डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर। जो करंट की डायरेक्शन में उसमें फिंगर रोल करो तो थंब की डायरेक्शन आपको एम वेक्टर। ठीक है, और अच्छा कर सकते हो, हाथ और डिटेल में बनाना हो तो बना लेना, रफली बना दिया आपने। ठीक, चलो। तो मैग्नेटिक मोमेंट ही मैग्नेटिक डायपोल हुआ। हाँ, मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है। ठीक है, तो पूरी एनालॉजी क्लियर, एनालॉजी समझ में आ गई। अब यहाँ पे एनालॉजी पे काफी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे एक करंट लूप को उठा के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पर टॉर्क पूछ सकते हैं, जो अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा। उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकते हैं, वो फॉर्मूला बताया मैंने आपको माइनस एम डॉट बी। अगर वो लूप रोटेट हो रहा है तो आपको इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पूछ सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका पोजीशन चेंज करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको ये बोल सकते हैं कि एक करंट लूप रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका शेप बदल दिया। शेप बदलोगे तो उसका एरिया वेक्टर बदल जाएगा, एरिया बदल जाएगा। बेसिकली एरिया बदलेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट बदलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट बदला तो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो आपसे वो वर्क पूछ सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? मैंने खुद अच्छे अच्छे क्वेश्चन की मैंने थ्योरी बता दिया। मैंने एक मैग्नेटिक लूप, एक करंट लूप रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उस करंट लूप को घुमा दिया तो घुमाने में वर्क डन पूछा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकाल सकते हो। मैंने उसका शेप बदल दिया है तो शेप बदलने पे उसका एम बदल सकता है बिकॉज ऑफ एरिया, तो उसमें भी आपको वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकाल सकते हो। आ रही है?
यस, लूप को परपेंडिकुलर रख के करंट की डायरेक्शन सेट करके एसएचएम का टाइम पीरियड पूछ सकते हैं। यस, हाँ एसएचएम भी करवा सकते हैं, वो बताया नहीं मैंने आपको। एक मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं अपन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा था और उसको छोटे से एंगल पर टिल्ट करके छोड़ा था, याद करो वो एसएचएम करता है। ठीक है, पी वेक्टर को वो छोटे से एंगल पे रख के छोड़ा था तो एसएचएम करता था, याद है? उसका टाइम, उसका टॉर्क जो आया था वो अपने स्मॉल एंगल को पी साइन थीटा को थीटा कर दिया था, उसको आई अल्फा करा, तो यहाँ से टाइम पीरियड देखो क्या आ रहा था, पी अपॉन आई, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आ रहा था हमारे पास पी अपॉन आई का रूट, फिर टाइम पीरियड आता है 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन पी। ठीक है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। वहां पर एक करंट लूप है, उसको किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से छोटे से एंगल पर रख के छोड़ दिया, छोटे से एंगल पे रख के छोड़ दिया। इस करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट छोटे से एंगल पे था। यहाँ पर भी एसएचएम होगा, यहाँ पर भी एसएचएम का टाइम पीरियड लिख सकते हो 2 पाई रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एम बी। पी के बदले एम और ई के बदले बी लिख देना है बस। ठीक है, ओके सर, वो वर्क डन इन रोटेटिंग और चेंज इन एरिया भी इंड्यूस्ड ईएमएफ में जाएगा। रचित अभी इंड्यूस ईएमएफ की बात नहीं कर रहे अपन, है ना, तो वो उसको निग्लेक्ट करो आप। हम इंड्यूस ईएमएफ वगैरह ये सब कुछ भी नहीं देखते। ठीक है, चलो जब अपन बात करेंगे तब देखेंगे, है ना। ये चीज क्लियर, एसएचएम का कॉन्सेप्ट क्लियर, एसएचएम का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? एक करंट लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर टॉर्क लगता है, कितना टॉर्क लगता है? m क्रॉस b, वेयर m इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट इनटू एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक लूप, एक करंट लूप, इनके बीच में रिलेशन समझे अपन ने। तो यहाँ जो P होता है उसके इक्विवेलेंट वहां पे M होता है। यहाँ P कैसे डिफाइन होता है? यू नो दैट चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर फ्रॉम माइनस टू प्लस चार्ज। वहां पर M वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर द करंट लूप इट इज NIA, फॉर अ बार मैग्नेट इट इज मैग्नेटिक मोमेंट इनटू लेंथ वेक्टर। दोनों पे ही टॉर्क आ रहा है, इक्वेशन एक जैसी है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों की ही होती है। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जो डिराइव करी थी ये मैंने एनालॉजी से बता दी, जब अपन डिराइव नहीं कर रहे इसको एनालॉजी से याद रखना है। देन फोर्स का एक्सप्रेशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है तो उससे फोर्स लगता है। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल रखा है तो उस पर भी फोर्स लगता है। मैग्नेटिक डायपोल या करंट लूप रख दो तो उस पर भी फोर्स लगता है। फिर एसएचएम का कॉन्सेप्ट, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से स्मॉल एंगल रख के छोड़ दो तो एसएचएम करता है, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल भी करेगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जो बच्चे गलतियां करते हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की करते हैं। कैपिटल आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस एक्सिस के अबाउट लूप घूम रहा है ना, उस एक्सिस का, जैसे लूप ऐसे से घूम रहा है, ये लूप है वो ऐसे से घूम रहा है सपोज, उसका मोमेंट ऑफ, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऐसे से मूव कर रहा है, तो उसका रोटेशनल एक्सिस ये है। दिस इज द रोटेशनल एक्सिस जिसके अबाउट वो ऐसे से घूम रहा है। रोटेशनल एक्सिस सही लेना पड़ता है, रोटेशनल एक्सिस बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। क्लियर हुआ? चलो, अब मेरे पास एक डाउट आया है सर, मैग्नेट का एम वेक्टर कहाँ लिखा है उधर, वो थोड़ा ब्लर है। अच्छा, मैग्नेट का एम वेक्टर मैंने ये लिखा है, एम वेक्टर इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एल वेक्टर, दिख रहा है? मैग्नेट का एम वेक्टर लिखा है स्मॉल एम इंटू एल वेक्टर। स्मॉल एम होता है पोल स्ट्रेंथ और एल वेक्टर वही माइनस से प्लस, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल का वेक्टर। ठीक है, फिर मेरे पास एक डाउट आया है सर, ये कॉन्सिडेंस है क्या कि हर टाइप की फील्ड उनके डायपोल में होता है? कुशाग्र ऐसा कुछ मत सोचो कि जनरलाइज मत करो, बस ये दो सिचुएशन है, दो को याद रखो, ऐसा अब इसको जनरलाइज मत करो। ठीक है, अच्छा एक्सिस वाला फिर से बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। बच्चों की सबसे ज्यादा गलतियां एक्सिस में होती है। यहाँ पर जो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होता है ना, वो सही एक्सिस के अबाउट लिखना है। कोई आपके पास करंट लूप है,
वो मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्शन में है, उससे स्मॉल एंगल पर रख के छोड़ दिया, तो ऐसे से एसएसएम करेगा। अगर वो लूप ऐसे से एसएसएम कर रहा है, दिस इज अ रिंग, यू कैन इमेजिन दिस इज अ रिंग जो ऐसे ऐसे घूम रही है, उसका एक्सिस जो है रिंग का वो ऊपर नीचे हो रहा है, लाइक दिस। तो उस रिंग का जो एक्सिस है जिसके अबाउट वो घूम रहा है वो ये है, इस एक्सिस के अबाउट वो रिंग ऐसे घूम रही है, तो रोटेशनल एक्सिस सही लेना, रोटेशनल एक्सिस सही लेना। ये वेरी गुड। चलो, तो जितने भी छोटी छोटी बातें थी अपन ने सब कर ली। अच्छा, अब एक चीज बताओ, मेरे पास ये जो लूप है ये अगर प्लेनर नहीं हुआ, हमने प्लेनर लूप पर टॉर्क लिखा है, प्लेनर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इजी सा एग्जांपल लेता हूं मैं। तो कुछ ऐसा लूप है, मान लीजिए, देखो ये लूप है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब बताओ, मैंने जो लूप दिखाया है इसका अगर रचित नहीं बेटा, मैंने जो लूप दिखाया है ये एक प्लेन में नहीं है, ये जो मैंने लूप दिखाया है प्लेन में नहीं है। आप ध्यान से देखो तो वो लूप जो है वो दो प्लेन्स के अंदर है। इस लूप का एक पोर्शन एक्स वाई प्लेन में है, एक वाई जेड प्लेन में। अब क्या करोगे? बिल्कुल सही हर्षवर्धन, वेरी गुड। इंडिविजुअल का सम कर लेंगे, वाई में वायर मान लेंगे, बिल्कुल सही। जब भी ऐसी सिचुएशन हो ना तो उसको अपन अलग अलग प्लेनर लूप में ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग प्लेनर लूप में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वायर इमेजिन कर लूं, कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दो वायर्स को मिलकर देखेंगे तो जीरो करंट है। अब इन दो वायर से देखो दो लूप बन गए, दो वायर से दो लूप बन गए। एक तो ये लूप हो गया, इसमें करंट नीचे की तरफ है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे आ जाएगा, और इसके अंदर करंट इधर है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ जाएगा। तो दोनों का अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट बन गया। तो समझ में आ रहा है? हाँ, रेस में क्वेश्चन करा था अपन ने, वैसा वैसा चीज कर लो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो सिस्टम है ना उसको छोटे छोटे एम वेक्टर में तोड़ सकते हो, फिर हर एक एम वेक्टर को वेक्टरली ऐड कर लो तो नेट एम वेक्टर आ जाएगा। नेट एम वेक्टर आ गया तो उसका यूज कर लेना, ठीक है। तो जब प्लेनर लूप नहीं हो तो क्या करना है, प्लेनर लूप जो नॉन प्लेनर लूप हो उसको छोटे छोटे एम वेक्टर में ब्रेक कर लो, उसके बाद अपन कर सकते हैं, ठीक। चलो, अब थ्योरी का एक पॉइंट बचता है अपना। अभी अपन थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो मैं एक थ्योरी का पॉइंट और बताना चाह रहा हूँ आपको, लिखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट चीज लिखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। करंट मेजर करने का डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर, हमने पढ़ा था ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में। गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता। तो वो स्मॉल करंट को बहुत अच्छे से मेजर करना हो, सेंसिटिविटी अच्छी रखकर मेजर करना हो, तो अपन गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। और एमीटर बनाने के लिए इसी को अपन एमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है, थोड़ा बहुत आइडिया दिया था मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसको डिटेल में पढ़ते हैं अपन। आप जो भी अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था उसी चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन का बना हुआ एक कोर होता है, ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ कोर है। अभी मैं लिख नहीं रहा, नॉमेनक्लेचर नहीं लिख रहा चीजों का, नहीं तो फिर वो डायग्राम नहीं बना पाऊंगा अच्छे से। पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर चीजों के नाम लिख देंगे।
चलो ये डायग्राम समझ पा रहे हो कि क्या बनाया मैंने? डायग्राम समझ में आ रहा है क्या बनाया? ठीक है, ये मैंने क्या करा है, एक मैग्नेट ली है, उसको बीच में से सिलिंड्रिकल उसमें गैप क्रिएट करिए। ये मैंने क्या करा है, एक मैग्नेट ली है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में सिलिंड्रिकल गैप करिए। तो अगर आपको ऊपर से दिखाऊं तो पहले मेरे पास एक ना किसी बड़ी सी मैग्नेट थी, उस मैग्नेट को एक तो बीच में से कट करा मैंने, तो ऐसा पोर्शन बन गया। अब बीच में मैंने सिलिंड्रिकल कैविटी बना ली, तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल कैविटी बना ली लाइक दिस। अभी हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, किसी भी मैग्नेट को ब्रेक करो तो साउथ नॉर्थ पोल बन जाते हैं। ये जो कैविटी है ना, इसके बीच में मैंने हमारा मेटल का सिलेंडर इंसर्ट कर दिया, इसके बीच में हमारा मेटल का सिलेंडर इंसर्ट कर दिया। ये एक मेटल सिलेंडर है, सॉफ्ट आयरन से बना हुआ सिलेंडर है, इसको इंसर्ट कर दिया। तो ऐसा पूरा अरेंजमेंट है, दिस आर मैग्नेट, ठीक है, एंड दिस इज अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। अरेंजमेंट समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक वी स्टडीड इन पोस्ट ऑफिस बॉक्स। हाँ कुछ कुछ वैसे ही कुछ आइडिया है, ठीक है। चलो, तो हमने क्या करा, एक बार मैग्नेट में एक सिलिंड्रिकल कैविटी बना ली और उस सिलिंड्रिकल कैविटी में एक सॉफ्ट आयरन का कोर डाला है। वो सॉफ्ट आयरन कोर इजीली यहाँ मूव कर सकता है, इजीली घूम सकता है। उस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को एक थ्रेड से हम हैंग करके रख सकते हैं, या नीचे उसको पाइवट कर सकते हैं। या तो नीचे से उसको एक पिन पे ऐसा पाइवट कर लो, या ऊपर से एक थ्रेड से लटका दो, जैसा आप कर पाओ, ठीक है। या तो नीचे उसको सपोर्ट दे दो या ऊपर सपोर्ट दे दो, भाई हवा में थोड़ी रख सकते, तो कहीं से सपोर्ट देंगे आपको, वो सपोर्ट दे सकते कहीं से भी, वो हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है अभी, है ना। सपोर्ट कैसे दिया वो इतना काम की चीज नहीं, ठीक है। तो थोड़ी वॉइस कम हो गई, नहीं बेटा वॉइस कम तो नहीं होना चाहिए। एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? अच्छा एक सेकंड, तो माइक पर कहीं हो सकता है कि छुप गया होगा, एक मिनट। अब देखिए वॉइस क्लियर है क्या? माय वॉइस इज क्लियर? क्या मेरी आवाज अब आ रही है बराबर? आ रही है, ओके वेरी गुड, ठीक है। चलो, सो ये हमने अरेंजमेंट बनाया, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट में ये जो मेरा सॉफ्ट आयरन कोर है, इस पर एक कॉपर वायर की वाइंडिंग क्रिएट करते हैं। इस सॉफ्ट आयरन कोर पर हमें कॉपर वायर की वाइंडिंग क्रिएट करते हैं। सो ऑन दिस सॉफ्ट आयरन कोर मैंने एक कॉपर वायर की वाइंडिंग क्रिएट करी। देखो ये मैंने कॉपर वायर लिया और उसकी मैंने ऐसे वाइंडिंग क्रिएट कर दी। तो कॉपर वायर भी ब्लैक कलर में तो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, एक काम करता हूं मैं कलर बदल देता हूं। सपोज सॉफ्ट आयरन कोर मैंने ब्लू कलर से दिखाया, ठीक है, और जो मैं इस पे कॉपर वायर की बाइंडिंग कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह से दिखा दी मैंने। बहुत सारे ऐसे लूप्स बना दिए, बहुत सारे इस पे ऐसे लूप्स बना दिए हमने, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? एक कॉपर का लंबा सा वायर लिया, उसको घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए, बहुत सारे टर्न्स बना दिए उसके, और जो कॉपर वायर के दोनों एंड थे वो बाहर निकाल लिए। कॉपर वायर के जो दोनों एंड थे वो बाहर निकाल लिए, ठीक है। ये सिस्टम बन गया। अब क्या होगा, जब इस लूप में, जब इस कॉपर वायर के अंदर अपन करंट भेजेंगे, जब कॉपर वायर में मान लीजिए थोड़ा सा करंट भेजा, तो करंट की वजह से ये करंट कैरिंग लूप बनेगा। करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जब करंट भेजेंगे तो यहाँ कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बनना चाहिए, सही बात है। कितना मैग्नेटिक मोमेंट बनना चाहिए, वो होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स, मान लेते नंबर ऑफ टर्न n है, करंट इनटू एरिया। अब जो भी इसका एरिया आ रहा होगा उसको a मान लेते, ये आएगा मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड, सही है क्या? मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड।
यस, बच्चे बोल रहे क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, सो कॉपर वायर के एक हमने लूप्स को क्रिएट करा है यहाँ पर, तो कॉपर वायर का जो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा Ni है। N इज द नंबर ऑफ टर्न, I इज द करंट फ्लोइंग, A इज द एरिया। अब ये जो कॉपर वायर का लूप बनाया वो तो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में बनाया था, और मैग्नेटिक पोल्स को अपन ने सिलेंड्रिकल कट करा है और बीच में सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर डाला है। इससे क्या होता है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड उससे पास हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बन जाती है अंदर। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम दिखाओ, ये आपको अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड दिखे इसलिए। तो जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है उसके आसपास जो हमारे मैग्नेटिक पोल्स थे वो ऐसे कट करे हुए थे, बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज रेडियल। ये जो हमने कट करने का जो ऐसा अरेंजमेंट बनाया, इससे होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियल क्रिएट होती है। सॉफ्ट सॉरी, इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ पोल था, ये हमारा साउथ पोल था। तो नॉर्थ पोल से लाइंस निकलेगी, साउथ पोल की तरफ जाएगी। बीच में जो सॉफ्ट आयरन का कोर है उसकी वजह से क्या होता है, वो सब रेडियल सॉफ्ट आयरन कोर में से होकर जाती है। तो सॉफ्ट आयरन कोर इज स्पिनिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस सॉफ्ट आयरन कोर इज फीलिंग दिस मैग्नेटिक लाइंस। अब जो भी आपने करंट लूप की डायरेक्शन रखी, मान लीजिए ये करंट लूप के वायर इस तरह से थे, ये करंट लूप के वायर ऐसे है, इनमें करंट की डायरेक्शन ये है, राइट में है, तो इस राइट की डायरेक्शन से m वेक्टर ऊपर बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रेडियल डायरेक्शन में। इनफैक्ट ये सिलेंडर कैसे भी घूम जाए उसको हमेशा मैग्नेटिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में मिल रही है। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक मोमेंट से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस प्लेन में ये लूप होगा उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक मोमेंट इसके परपेंडिकुलर, ये दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आ रही है? तो जो सॉफ्ट आयरन कोर है उस सॉफ्ट आयरन कोर पे अपन ने वायर की वाइंडिंग करी है, तो वो जो वायर के लूप का प्लेन है और वहां जो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन होगा दोनों एक ही प्लेन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, चाहे कैसा भी घुमा दो सॉफ्ट आयरन को वो हमेशा परपेंडिकुलर। ये चीज क्लियर हो रही क्या? ठीक है, सो सिलिंड्रिकली कट करने की वजह से और सॉफ्ट आयरन को डालने की वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रेडियल, जिसकी वजह से ये जो हमारा करंट लूप है ये एक्सपीरियंस करेगा अपने प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बच्चे बोल रहे एम की डायरेक्शन समझ नहीं आई। एम ये देखो ना करंट लूप है, करंट लूप में मान लीजिए करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, करंट लूप में मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ये थी, तो इस तरह से करंट लूप में तो ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। किसी भी करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट उससे तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये करंट लूप का प्लेन जो भी था, ये करंट लूप का प्लेन उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है क्या ये? एक करंट लूप का जो एरिया वेक्टर होता है वो तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक मोमेंट भी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन में, दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो इस पे टॉर्क लगेगा। जब हम करंट फ्लो कराएंगे टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, m क्रॉस b, मतलब मैग्नीट्यूड लिखे तो mb sin थीटा, थीटा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, जरा टॉर्क देखो कितना आया, m को लिख सकते हैं nia इंटू बी साइन 90 हो गया 1, ये टॉर्क है। इस टॉर्क की वजह से सिलेंडर घूमना चाहेगा, इस सिलेंडर को घूमने से रोकने के लिए हम इससे ना स्प्रिंग लगा के रखते हैं, एक स्प्रिंग लगा के रखते हैं। जैसे ही करंट फ्लो होगा लूप में वैसे उस पर टॉर्क है, टॉर्क की वजह से घूमेगा, और जो घूमेगा उसे रोकने के लिए स्प्रिंग लगा के रखते हैं। जैसे सिलेंडर रोटेट होगा स्प्रिंग में आएगा टॉर्शन, स्प्रिंग में टॉर्शन, और टॉर्शन की वजह से स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क बनाएगी, टॉर्क रिस्टोरिंग बाय स्प्रिंग।
वो होगा सी थीटा, where theta is the angle of twist in spring and c is torsional constant. क्या ये समझ में आया? स्प्रिंग को जितना एंगल से ट्विस्ट करोगे उतना ही उसमें टॉर्क बनेगा। तो स्प्रिंग का टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट इनटू थीटा, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। तो सिलेंडर करंट की वजह से घूमना चाहता है और स्प्रिंग उसे रोकना चाहती है। जब इक्विलिब्रियम होगा तब इन इक्विलिब्रियम दोनों बराबर, तो एन आई ए बी शुड इक्वल टू सी थीटा। तो आप देखो करंट वो हो गया हमारे पास सी अपॉन एन ए बी इंटू थीटा, सी अपॉन एन ए बी इंटू थीटा। करंट पता कर सकते हैं अपन अगर हमको एंगल ऑफ रोटेशन पता चल जाए। सिलेंडर कितना घूमेगा वो हमें पता चल जाए तो करंट पता चल जाएगा। तो सिलेंडर से एक निडल चिपका दो, सिलेंडर घूमेगा तो निडल घूमेगी, वो निडल का घूमना कितना है उससे अपन को पता चल जाएगा करंट कितना है। बात समझ में आ रही है? बताइए। बहुत बढ़िया। चलो, तो हमने पढ़ा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इसका नाम मूविंग कॉइल क्यों है? बिकॉज इसमें कॉइल होती है जो घूमती है। यहाँ पे कॉइल घूमती है मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ही कॉइल में करंट आता है वैसे कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है और कॉइल के घूमने से हमें करंट पता चल जाता है। दैट्स व्हाई द नेम इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा अपन ने, पूरा समझा, ठीक है। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट तो बताइए। सर एम की डायरेक्शन फिर से बता दीजिए। एम की डायरेक्शन इतना दिक्कत क्यों दे रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि करंट लूप में आप बस इतना सा याद रखो कि करंट लूप का जो एम वेक्टर होता है वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, करंट लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो करंट लूप में जो भी करंट की डायरेक्शन हो, अगर ये ऐसी डायरेक्शन है, ऐसे घूम रहा है करंट, तो थंब इधर आ जाएगा तो इधर एम वेक्टर। अगर करंट उल्टा घूम रहा है तो एम वेक्टर इधर, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर इज जस्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये प्लेन है करंट लूप का, उसके परपेंडिकुलर एम वेक्टर। अब करंट मैंने एरो इधर दिखाया तो एम ऊपर दिखा दिया, एरो उल्टा होता तो एम नीचे आ जाता। एम ऊपर है नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का टॉर्क का ये आएगा, ठीक है। हाँ चलो, स्पीकर में भी कुछ इस टाइप की चीजें हो सकती है। हाँ चलो, वेरी गुड। इक्विलिब्रियम में कॉइल रेस्ट पे आ जाएगी। हाँ यशवर्धन, इक्विलिब्रियम में कॉइल शुड बी एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर है ना। अभी कुछ और चीजें इंटरनल है यहाँ पर, अभी मैंने सब कुछ आपको बताया नहीं है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी कुछ एप्लीकेशन होता है, तो वो सब चीजें नहीं जा रहे, अपन ने पढ़ा नहीं, चैप्टर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ जितना चीज जरूरत की सब पढ़ी है अपन ने, ओके। मेरे पास हार्दिक पूछ रहा है टॉर्क तो नीचे आ रहा है डायरेक्शन में, टॉर्क की डायरेक्शन एम क्रॉस भी अंदर की तरफ तो ऐसा घुमा देगा, अंदर की तरफ तो ऐसा घुमा देगा। टॉर्क की अगर ये डायरेक्शन है तो ऐसे घूमेगा, है ना। चलो, तो ये हमने पढ़ा। अब अच्छा, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है इसका क्या रोल है ये सोचो थोड़ा। अगर करंट वो छोटा सा फ्लो कराया, मान लो कि आपने 1 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कराया और आप चाहते हो कि अच्छा 1 मिली एम्पेयर से भी काफी बड़ा डिफ्लेक्शन आए, तो इस कांस्टेंट को कम करना करेंगे अपन। ये जितना छोटा होगा उतना बड़ा एंगल आएगा छोटे छोटे करंट से भी, है ना। ये जो कांस्टेंट है ये जितना छोटा उतना अच्छा हमारे लिए, क्योंकि उससे थीटा बड़ा आएगा। तो इसका उल्टा जो होता है ना, इसका उल्टा जो होता है वो चीज बड़ी तो हमारी करंट की सेंसिटिविटी बढ़ी। इसको अपन बोल देते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी भाई, ये नंबर जितना बड़ा उतना अच्छा सेंसिटिव डिवाइस है। तो सेंसिटिविटी ज्यादा होने के लिए नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए, एरिया ज्यादा होना चाहिए, स्प्रिंग का टॉर्शन कांस्टेंट कम होना चाहिए, ठीक। चलो नोट कर लीजिए अभी करंट सेंसिटिविटी।
ओके, सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अपना कंप्लीट। इसके पहले अपन ने वो पढ़ लिया पूरा कि करंट लूप पे टॉर्क कितना लगता है। अब एक छोटी सी चीज और बचती है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सब नोट हो गया क्या? मेरे पास थोड़ा साइड में स्पेस है, पर यहाँ शुरू का हटा देता हूँ मैं। क्या ये नोट हो गया? डायग्राम बना लिया? यस, चलो डायग्राम वगैरह हटा रहा हूँ मैं। हाँ, डायग्राम हटा रहा हूँ। अब देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज है, जो एक सर्कल जिसकी रेडियस r है, उसमें 20 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। 20 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। एक चार्ज है जो एक r रेडियस के सर्कल में 20 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अब बहुत ही सिंपल सी चीज, ये चार्ज जब घूमेगा तो इस लूप में आपको करंट जैसा लगेगा क्या? बताओ, जब चार्ज घूमेगा तो इस लूप में करंट जैसा लगेगा क्या? हाँ, वेरी गुड। कितना लगेगा? कितना करंट होगा? इफेक्टिव करंट क्या बनेगा? क्यों? चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v। सही बात है क्या? आपने पढ़ा है पहले ये, है ना? वेरी गुड। अब इसमें करंट है, करंट कैरिंग लूप है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगा? वो का नंबर ऑफ टर्न जो एक है, करंट इनटू एरिया। चार्ज के रोटेशन से हमें मैग्नेटिक मोमेंट दिखेगा। ठीक है, अब कितना आ रहा है ये, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो क्यू वी पाई आर स्क्वायर और नीचे 2 पाई आर, एक आर कैंसिल हो गया, ऊपर एक आर बचेगा, नीचे आएगा 2, नीचे आएगा 2, तो क्यू वी आर बाय 2, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट आया। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट आया। अब ये चार्ज के घूमने से इसका एंगुलर मोमेंटम भी बन रहा था क्या? चार्ज के घूमने से उसका एंगुलर मोमेंटम भी बन रहा था क्या? एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर, याद करो, रोटेटिंग चार्ज की एमबीआर कर देंगे उसको, है ना? इनका रेशो लेके देखो क्या आ रहा है। रेशो लेके देखो, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो चेक करो क्या आ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो चेक करो। यस आकर्ष, ठीक है। सो दिस इज q बाय 2m और अल्फा बाय 2, मतलब स्पेसिफिक चार्ज का हाफ, स्पेसिफिक चार्ज का हाफ। अब ये जो अपन ने पूरा एनालॉजी, जो भी थ्योरी देखी या जो भी अपन ने सिचुएशन समझी, ये सिचुएशन सभी जगह एप्लीकेबल है। जब भी मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है, जब भी मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है और अ चार्ज बॉडी रोटेट करती है, चार्ज बॉडी घूम रही है, तो चार्ज बॉडी के मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो हमेशा ये आता है, हमेशा ये आता है। तुम्हारे पास एक स्फीयर हो जो पूरी तरह से चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर को अगर मैं घुमा रहा हूं किसी एक्सिस के अबाउट, तो इसके घूमने से एंगुलर मोमेंटम बनेगा। एंगुलर मोमेंटम इसका लिखोगे आप, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इनटू ओमेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे इफेक्टिव करंट। अब इफेक्टिव करंट यहाँ लिखना मुश्किल हो जाएगा, सब तरफ चार्ज है, ठीक है। तो जो भी बन रहा होगा वो लिख सकते हैं, मान लीजिए वो m है। यहाँ पर भी रेशो आता सेम, यहाँ पर भी m बाय l का रेशो वही आएगा, चार्ज जो भी है इसका अपॉन 2 टाइम मास। मास इसका मान लीजिए स्मॉल m का, तो इसको स्मॉल m लिख दो। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इस कॉन्सेप्ट से आप इजीली निकाल सकते हो, q बाय 2m इंटू l। तो q बाय 2m इंटू आई ओमेगा, आई सही से रख देना। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आप स्फीयर का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। जैसे कोई डिस्क दे दी, डिस्क पे पूरी सरफेस पे चार्ज दे दिया, डिस्क को घुमा दिया, अब डिस्क के घूमने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिया,
तो ये कॉन्सेप्ट फिर हमको इजीली आंसर दे देगा। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक्सिस सही लेना, भाई सही एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के बाद अलग अलग आता है, तो एक्सिस सही लेना। दूसरी चीज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड मास शुड बी आइडेंटिकल, तो ये लगा सकते हैं जैसा चार्ज की डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस वैसे ही मास की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरह का है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरह का है। अगर मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब अपन ये लगा सकते हैं। क्या पॉइंट आ रहा है? यस, एटम्स में भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही। चलो, तो एक चीज तो ये समझी अपन ने। दूसरी चीज एटम्स। अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, ये एटम में भी एप्लीकेबल है। कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से भी मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। कितना मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू वी इंटू आर। अपन एटॉमिक मैग्नेटिज्म देख लेते हैं अपन। अगर न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी वजह से भी हमको मैग्नेटिक मोमेंट दिखता है। कितना मैग्नेटिक मोमेंट दिखेगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है v r/2। पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम तो आप याद करो, बोहर मॉडल में nh/2π पढ़ा है आपने, ठीक है? तो वहां अपन m/l का रेशो देखेंगे तो वो भी वही आना चाहिए, चार्ज बाय मास का रेशो, चार्ज बाय 2 टाइम मास, वो हो जाएगा EVR/nh/2π। ठीक है? तो L की वैल्यू ये अपन थोड़ा सा अरेंज करें, अगर इसको मैंने M लिख दिया, एक काम करते हैं, हम मैग्नेटिक मोमेंट को लिख सकते थे E/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट को लिख सकते हैं E/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। हमने पढ़ा यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट इज चार्ज बाय 2 टाइम मास इंटू L। ठीक है? तो ये लिख दिया अगर मैंने, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू रख दो nh/2π, n बाहर लो तो देखो EH/4m π, ये एक्सप्रेशन बन रहा है हमारे पास। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज आल्सो क्वांटाइज्ड। आप ध्यान से देखो, मैग्नेटिक मोमेंट इज आल्सो क्वांटाइज्ड। मैग्नेटिक मोमेंट n टाइम एक नंबर है, और जो नंबर है उसको बोल देते हैं, आप याद करो, बोहर मैग्नेट्रॉन। EH/4πm is called 1 Bohr magneton. Yes. चलो, बस वो बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है एक बार वो मुझे बताना था, वो मैंने बता दिया। ठीक। तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से ही वहां का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आता है, वो कॉन्सेप्ट अपन ने समझा। और इसी से अपन आगे जाके समझाएंगे कि भाई मैग्नेट्स का मैग्नेटिक मोमेंट क्यों आता है, मैग्नेट में ऐसा क्यों होता है कि उनमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है? चलो, क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज चार्ज बाय 2 टाइम मास। क्या है क्लियर? बहुत बढ़िया। इस कॉन्सेप्ट पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एचसीवी में, एंड में देखना, काफी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है? ओके, तो थ्योरी अपनी पूरी कंप्लीट हो गई है, इस पे क्वेश्चंस नहीं कर पाया आज अपन, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको क्वेश्चंस कराऊंगा। और इसके बाद फिर अपना बिगिनर बॉक्स आप अभी भी ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी है। तो आप स्टार्ट कर देना बिगिनर बॉक्स, आप कर तो पूरा सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास के लिए स्ट्रिक्टली ऐसा होमवर्क तो नहीं दे रहा मैं आपको, बिगिनर बॉक्स करके लाना है, बट हाँ ठीक है, करो, आप ट्राई करो, नहीं होगा अपन उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। और अपना पूरा थ्योरी हो चुकी है इस चैप्टर की, बस मुझे एक लेक्चर और लगेगा कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराने के लिए, तो अपना थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। तो कल या परसों जो भी अपना लेक्चर है, तब अपन इसके इस पोर्शन का, जो टॉर्क वॉर्क के पोर्शन पे क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस अपने आज हुए नहीं, वो क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट। तो एक लेक्चर और, उसके बाद फिर अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इसका, एक्सरसाइज और मॉड्यूल एक्सरसाइज का और एससीबी वगैरह। तो ये सब अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है? हाँ। तो हम बोल रहा है सर, तो बीएम रूट में आता है, सो हाउ इट्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी बात कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो तुमने जो पढ़ा है वो कुछ अलग चीज पढ़ी थी, है ना, वो रूट n इंटू n प्लस 1 समथिंग को जो पढ़ा है वो अलग चीज थी। वो क्या था वो पढ़ना अच्छे से, ठीक है। ओके चलो, क्या सब चीजें कंप्लीट? यहाँ कोई डाउट? वेरी ओके, ठीक है। तो अपन आज फिर यहाँ रुकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करने वाले हैं आपको मैंने बता दिया है ना। अपना थ्योरी कंप्लीट हो गई है, एक लेक्चर करीब डिस्कशन, एक लेक्चर अपन क्वेश्चंस वगैरह करेंगे इस पे, और फिर उसके बाद डिस्कशंस वगैरह। तो डिस्कशन इसका एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एचसीवी के 2 चैप्टर। एचसीवी अपन डिस्कस कर लेंगे इन आवर डिस्कशन क्लास, उसके अलावा मॉड्यूल को पूरा डिस्कस कर लेंगे अपनी रेगुलर क्लास में। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब ये बताओ कि कितने क्वेश्चन करके आ सकते हो बिगिनर बॉक्स 5 के अलावा एक्सरसाइज 1 में कितने क्वेश्चन करके आ सकते हो? उसमें 45 क्वेश्चन है, तो शुरू के 20 क्वेश्चन कर सकते हो क्या? हाँ बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में तो अपन क्वेश्चन करेंगे, उसकी नेक्स्ट क्लास जो भी होगी तो उस तक आपको 20 क्वेश्चन कम से कम करके लाना है एक्सरसाइज 1 के, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तो अपन इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और उसके अगली क्लास में कम से कम 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के। ओके, और गोपाल पूछ रहा है सर टाइम बता दीजिए वरना बहुत ज्यादा हो लग जाता है। टाइम मतलब 20 क्वेश्चन में 1 घंटे से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, 1 घंटा मोर देन इनफ टाइम है 20 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो, और उसका एचसीबी है सैटरडे तक करने की कोशिश करो, 2 चैप्टर। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर एंड हो रहा है तो थोड़ा होमवर्क बढ़ जाएगा आपका। चलो बाय सब।